नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर बिहार के विधानसभा चुनाव से, जहां पर कृषि बिल के विरोध में ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतरे तेजस्वी यादव। कहा, अन्नदाताओं को फंडदाता के जरिए बनाया गया कठपुतली। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 3 चरणों में होंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, चुनाव की तारीखों का हो चुका है ऐलान। विधानसभा के चुनाव 3 चरणों में होने वाले हैं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बताया अज्ञानी और नाकाम। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में इस बार आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कृषि बिल के विरोध में ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतरे तेजस्वी यादव। कहा, अन्नदाता को फंडदाता के जरिए बनाया गया कठपुतली। जी हां दोस्तों, कृषि बिल के विरोध में आरजेडी नेता शुक्रवार को सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार किसानों का शोषण कर रही है। कृषि बिल के खिलाफ किसानों में भारी आक्रोश है। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार को किसान और गरीब विरोधी पार्टी बताया। तेजस्वी यादव ने ट्रैक्टर चलाते हुए संसद में पारित कृषि बिल के विरोध में भाग लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ने हमारे अन्नदाता को फंडदाता के माध्यम से कठपुतली बना दिया है। कृषि बिल किसान विरोधी है और उन्होंने उन्हें छोड़ दिया है। सरकार ने कहा था कि वे 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे, लेकिन ये बिल उन्हें गरीब बना देंगे। कृषि क्षेत्र का कॉर्पोरेटीकरण किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसानों के साथ तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। किसानों के हाथ की कठपुतली बनाने का काम किया जा रहा है। मौजूदा सरकार देश को सही एजेंडे से भटकाने का काम कर रही है। इस कृषि बिल से बिचौलियों का पूर्ण राज स्थापित होगा। उन्होंने विधानसभा चुनाव की घोषणा पर कहा कि इलेक्शन कमीशन जो फैसला करे। साथ ही कहा कि चुनाव के लिए महागठबंधन से ज्यादा जनता तैयार है। एनडीए सरकार को जनता सत्ता से बाहर करेगी। किसानों के साथ सरकार को होना चाहिए, लेकिन नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 3 चरणों में होंगे विधानसभा के चुनाव, तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में आज भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार विधानसभा इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, बिहार में 3 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 71 जिलों की 94 सीटों पर 3 नवंबर को और तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद 10 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। कोरोना वायरस के मद्देनजर चुनाव के दौरान एक बूथ पर 1000 मतदाता ही होंगे। मतदान के लिए 7 लाख हैंड सैनिटाइजर, 6 लाख पीपीई किट्स, 7 से 6 लाख बेडशीट्स, 23 लाख हैंड ग्लव्स का इंतजाम किया गया है। उन्होंने बताया कि बिहार की 243 सीटों में से 38 सीटें एससी वर्ग और 2 एसटी वर्ग के लिए सुरक्षित हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बिहार में कुल 7 करोड़ 79 लाख वोटर हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के समय को भी 1 घंटा बढ़ा दिया गया। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक के बजाय इस बार 6 बजे तक वोटिंग होगी। इसके अलावा कोरोना मरीज भी मतदान कर सकते हैं। कोरोना के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन ने चुनाव प्रचार को लेकर भी गाइडलाइन तैयार की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 5 से ज्यादा लोग एक साथ किसी के घर जाकर प्रचार नहीं करेंगे। चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार बिहार में वर्चुअल चुनाव प्रचार होगा। नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ 2 से ज्यादा वाहन नहीं जा सकते। नामांकन ऑनलाइन भी किया जा सकता है और प्रचार के दौरान बड़ी बड़ी जनसभाएं नहीं की जा सकेंगी। इसके साथ ही वोटिंग मशीन का बटन दबाने से पहले वोटर्स को ग्लव्स मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए 46 लाख मास्क की व्यवस्था की गई है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि चुनाव 6 लाख पीपीई किट का इस्तेमाल होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बताया अज्ञानी, नाकाम। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को अज्ञानी, नाकाम तक कह दिया। तेजस्वी ने कहा, 2006 में भाजपा नीतीश सरकार ने एपीएमसी की व्यवस्था को खत्म किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि किसान गरीब से गरीब होते चले गए। इसी की वजह से पलायन हुआ और बिहार के किसान मजबूर हो गए। नीतीश कुमार अज्ञानी, नाकाम है। किसान बिलों के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने पटना में ट्रैक्टर चलाकर बिलों के खिलाफ अपना विरोध जताया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा, सरकार ने अपने फंडदाताओं के जरिए अन्नदाताओं को कठपुतली बनाने का काम किया है। ये पूरी तरह किसान विरोधी बिल है। इस सरकार ने ऐसा कोई भी सेक्टर छोड़ने का काम नहीं किया जिसका इन्होंने निजीकरण ना किया हो। एमएसपी का कहीं भी विधेयक में जिक्र नहीं है।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गुप्तेश्वर पांडे के वीडियो पर मचा बवाल, इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने की कार्रवाई की मांग। जी हां दोस्तों, गुप्तेश्वर पांडे के वीडियो पर मचा बवाल, इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने की कार्रवाई की मांग। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के वीडियो को लेकर हंगामा जारी है। अब इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने पूर्व डीजीपी को खरी खोटी सुनाई है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने गाने को ट्वीट करके अपनी बातों को रखा है। ट्वीट में जिक्र है कि एक राज्य के पुलिस महानिदेशक अगर ऐसे वीडियो बनाते हैं तो उनकी पसंद बेहद खराब है। वो अपने पद और वर्दी दोनों को बदनाम कर रहे हैं। दरअसल गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार के डीजीपी पद से वीआरएस लिया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि मेरा वीआरएस लेना लोकतांत्रिक अधिकार है। बीते 2 महीने से उनका जीना मुश्किल है। रोज कई कॉल्स आ रहे थे। साथ ही गुप्तेश्वर पांडे ने इस्तीफे देने के पीछे की वजह खुद के परेशान होने को बताया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अगर किसानों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते तो एनडीए छोड़ दे नीतीश कुमार, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा है कि या तो किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वे किसानों को खेत के बिलों में दें, या अगर वे किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की परवाह करते हैं तो एनडीए छोड़ दें। संसद में तीनों कृषि विधेयकों के पारित होने के खिलाफ पटना के राज्य कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी के जमावड़े की शुरुआत करते हुए सुरजेवाला ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि सुधारों के नाम पर किसानों और मजदूरों को धोखा देने के लिए राजनीतिक बेईमानी का सहारा लिया था, जो अंततः किसानों को बड़े कॉर्पोरेट के लिए गुलाम बना देगा। इन अवसर पर बिहार के एआईसीसी प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी उपस्थित थे। कांग्रेस ने संसद के मानसून सत्र के दौरान किसान विरोधी और गरीब विरोधी बिलों के पारित होने के खिलाफ और विधायकों के खिलाफ 2 करोड़ से अधिक लोगों के हस्ताक्षर एकत्र करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। सुरजेवाला ने कहा कि मंडी प्रणाली और सरकार की उपज की खरीद बंद हो जाने के कारण एमएसपी की प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि यह कृषि बिलों में अनिवार्य है। गोहिल ने कहा कि राज्य में 3 विधायकों के कथित विनाशकारी प्रभावों के बारे में किसानों और मजदूरों को संवेदनशील बनाने के अभियान को तेज किया जाएगा। ग्रैंड अलायंस भागीदारों के बीच विश्वास की किसी भी भ्रम या शरण को खारिज करते हुए गोहिल ने कहा कि गठबंधन मजबूत था और विधानसभा चुनाव एक साथ लड़े जाएंगे। कांग्रेस ने शुक्रवार को किसान संगठनों द्वारा दिए गए भारत बंद के समर्थन को भी बढ़ाया है। सुरजेवाला ने कहा, पार्टी के लाखों कार्यकर्ता किसानों के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं और उनके विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल विरोध, राहुल गांधी बोले नए कृषि विधेयक से किसान बनेंगे गुलाम। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा संसद में पारित कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई किसान संगठनों ने आज राष्ट्रव्यापी भारत बंद बुलाया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, अखिल भारतीय किसान महासंघ और भारतीय किसान यूनियन द्वारा देशव्यापी भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत बंद का समर्थन दिया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि नए कृषि कानून हमारे किसानों को गुलाम बनाएंगे। राहुल ने कहा कि एक त्रुटिपूर्ण जीएसटी ने एमएसएमई को नष्ट कर दिया। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, उपज कहीं भी बेच सकेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे, ऑनलाइन बिक्री होगी, मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौता, किसानों की आय बढ़ेगी, बिचौलिए खत्म होंगे, आपूर्ति चेन तैयार होगा, आवश्यक वस्तु अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज अनिवार्य वस्तु नहीं रहेगी, इसका भंडारण होगा, कृषि में विदेशी निवेश आकर्षित होगा। क्यों हो रहा है इस बिल का विरोध? मंडियां खत्म हो गई तो किसानों को एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। वन नेशन वन एमएसपी होना चाहिए। कीमतें तय करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। डर है कि इससे निजी कंपनियों को किसानों के शोषण का जरिया मिल जाएगा, किसान मजदूर बन जाएं, कारोबारी जमाखोरी करेंगे, इससे कीमतों में अस्थिरता आएगी, खाद्य सुरक्षा खत्म हो जाएगी, इससे आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी बढ़ सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, पंजाब में नहीं होने दूंगा लागू। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा में पास किए गए नए कृषि बिलों को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। पूरे देश का किसान इन बिलों से असंतुष्ट नजर आ रहा है, लेकिन पंजाब और हरियाणा में समीकरण केंद्र सरकार की खिलाफत वाले नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसान सड़कों पर हैं और राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी के कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा इस बिल का विरोध किया गया तथा विधानसभा सत्र भी बुलाया गया और केंद्र सरकार से अपील की गई कि इन बिलों की समीक्षा की जाए तथा किसानों की शंकाएं दूर की जाए। दूसरी तरफ अकाली दल भी इस बात का श्रेय ले रहा है कि हमने केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दिया और केंद्र को सुझाव दिए थे, लेकिन केंद्र सरकार ने हमारी एक नहीं मानी। वहीं तीसरा दल आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों को राजनीतिक निशाने पर ले रहा है। बेशक यह मामला काफी गंभीर हो चुका है तथा किसान सड़कों पर हैं, लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। पंजाब सरकार की अगली रणनीति क्या होगी? क्या
किसानों को विरोध के बाद शांत हो जाना पड़ेगा या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास इस बिल को लेकर कोई रणनीति है तो वह क्या है? अमरिंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस बिल को पंजाब में लागू नहीं होने देंगे। केंद्र सरकार खेती का कारोबार अंबानियों और अडानियों के साथ हाथ में रख देना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को धरनों की खुली छूट है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह से जब पूछा गया कि कृषि बिल को लेकर जो स्थिति बनी हुई है वह आपके ध्यान में है, किसान सड़कों पर हैं, धरने लग रहे हैं, आप इस स्थिति को कैसे देख सकते हैं? तो कैप्टन ने कहा कि यह जो कुछ हुआ है यह सब गलत और असंवैधानिक है। फेडरल ढांचे के मुताबिक कृषि का अधिकार राज्य के पास है और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट है। जिस तरह से केंद्र ने बिना पूछे धक्के से यह बिल पास कर दिया है इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, यह संवैधानिक उल्लंघन है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाता है भाजपा का कृषि बिल। जी हां दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल दोनों सदनों में पास हो गया है, लेकिन बिल पर संग्राम जारी है। इस सब से बावजूद केंद्र की मोदी सरकार कृषि बिल पर अपने पैर पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं शुक्रवार 25 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों सड़कों पर उतर चुके हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश की प्रभारी व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया है, किसान अपने ही खेत पर बन जाएगा मजदूर। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश प्रभारी व कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को ट्वीट करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा, ना दाम मिलेगा न सम्मान, किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा। भाजपा की कृषि बिल ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाता है, हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। #भारत बंद कहा जाए किसान, प्रियंका गांधी। वहीं प्रियंका गांधी ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा है कि भाजपा के कृषि बिल के पहले एमएसपी, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, बिल पास हो जाने के बाद एमएसपी, पूंजीपतियों के लिए मैक्सिमम सपोर्ट इन प्रॉफिट, किसान कहां जाएगा। मानसून सत्र में पास कराए गए 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में आज किसान आंदोलनरत है। पंजाब और हरियाणा में पहले ही रेल रोको आंदोलन चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी किसान सड़कों पर उतर चुके हैं। बाराबंकी में किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन को उतरे। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने अयोध्या लखनऊ हाईवे जाम कर दिया। इस दौरान किसान आंदोलन में राहगीरों का लंबा जाम लग गया। हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। किसानों के हंगामे को लेकर प्रशासन एक हाथ पांव फूले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल पर दंगल, बीजेपी नेताओं ने ही विधेयक को बताया किसान विरोधी। जी हां दोस्तों, कृषि बिल के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में किसानों का हल्ला बोल जारी है। इस बीच हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं ने भी बिल को किसान विरोधी करार दिया है। बीजेपी नेता परमिंदर सिंह ढुल और रामपाल माजरा का कहना है कि केंद्र द्वारा लाया गया बिल किसानों के हित का नहीं है, क्योंकि इसमें एमएसपी की बात नहीं की गई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि इस बिल के खिलाफ जो भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बीजेपी नेता परमिंदर सिंह ढुल ने कहा कि ये बिल सर छोटूराम के सपनों के खिलाफ है, ऐसे में हम इनका समर्थन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में जब देश के सामने संकट आया तो किसानों ने ही अर्थव्यवस्था को जारी रखा, लेकिन अब किसान सड़क पर हैं और कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। बीजेपी नेता ने दावा किया कि उन्होंने बिल के मसले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से बात की है और ऐसा बिल लाने को कहा है जिसमें एमएसपी को शामिल किया गया। जब किसान के पास एमएसपी की गारंटी होगी तो कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरे नेता रामपाल माजरा ने कहा कि किसानों की बात सुनना जरूरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए आगे चलकर एक गरीब किसान किसी बड़ी कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हो। माजरा ने कहा कि भले ही वो भाजपा में हैं, लेकिन सही के लिए आवाज जरूर उठाएंगे। आपको बता दें कि कृषि से जुड़े जिन 3 विधेयकों को लाया गया है उसके खिलाफ कई किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा में ये प्रदर्शन काफी आक्रामक हुआ है, जहां प्रशासन ने किसानों पर लाठीचार्ज भी किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में पूर्ण बहुमत से विपक्षी गठबंधन की बनेगी सरकार, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य इंतखाब आलम ने कहा कि जुमलेबाजों को जनता सबक सिखाएगी और बिहार में पूर्ण बहुमत से विपक्षी गठबंधन की सरकार बनेगी। गुरुवार को उन्होंने कहा कि बिहार में कोरोना और बाढ़ की स्थिति काफी भयावह है। इस पर काबू पाने में बिहार सरकार पूरी तरह विफल रही है। रोजगार व उद्योग धंधे पूरी तरह से चौपट है। जुमलेबाज सरकार जनता के हित की बजाय चुनाव कराने पर तुली हुई
है। कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट देने का काला कानून लाया जा रहा है। नियोजित शिक्षकों के अधिकार का हनन कर चाइनीज वेतनमान, चाइनीज सेवा शर्त दे दिया गया। कोर्ट के दबाव में ईपीएफ दिया भी गया तो ग्रॉस सैलरी में कटौती कर ली गई। रसोइये के वेतन में 150 रुपए मामूली वृद्धि कर क्रूरता पूर्वक मजाक किया गया। 50 रुपए दिन पर आज के महंगाई के युग में रसोइया से विद्यालय में दिन भर काम कराना ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रूर शासन का याद दिलाता है। किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं दिया गया। सभी वर्गों में डबल इंजन की सरकार के प्रति गुस्सा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी तरह के अभियान की शुरुआत कर दी है। डिजिटल सदस्यता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की योजना है। उन्होंने कहा कि सूबे में बाढ़ से करोड़ों की फसल क्षति हुई है, जिससे किसान बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक किसानों के खाते में अनुदान की राशि नहीं भेज सकी है। पहले से ही नोटबंदी और जीएसटी से अर्थव्यवस्था चौपट है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के लिए कांग्रेस ने किया बड़ा वादा। जी हां दोस्तों, बिहार में कांग्रेस समर्थित सरकार बनी तो किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून लाएंगे। यह बात गुरुवार को यहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कही। आरोप लगाया कि सरकार नए कानूनों की मदद से किसानों के खेत को चहेती कंपनियों के हाथों गिरवी रखना चाहती है। दावा किया गया कि बिहार में महागठबंधन के सभी साथी एकजुट हैं। सदाकत आश्रम में गुरुवार को प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि संसद में किसानों के हित की आवाज दबाई जा रही है और सड़क पर किसान पीटे जा रहे हैं। केंद्र के तीनों कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की चर्चा तक नहीं है। सरकार कहे कि किसानों को एमएसपी देना अनिवार्य है तथा उससे कम खरीद करने पर सरकार नुकसान की भरपाई करेगी और दोषी को सजा देगी। ऐसा प्रावधान कानून में हो जाए तो हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जेडीयू कस्में किसान की खाते हैं व दोस्ती पूंजीपतियों से निभाते हैं। करोड़ों किसान मजदूर व 250 से अधिक किसान संगठन इस कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार सब ऐतराज दरकिनार कर देश को बरगला रही है। भाजपा और जेडीयू की सरकार ने बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट खत्म कर अनाज मंडियों को खत्म कर दिया। आज बिहार के किसान बेदहाल है। मोदी सरकार का दावा है कि नए कानून से किसान देश में कहीं भी अपना अनाज बेच सकेंगे। उन्हें बताना चाहिए कि इस कानून के पहले कौन कानून उन्हें ऐसा करने से रोकता था। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दरअसल सरकार की मंशा ही गरीब और किसान विरोधी है। वह जानती है कि अगर सरकारी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य दोनों खत्म हो जाए तो राशन की दुकान पर मिलने वाला गरीब के लिए अनाज अपने आप खत्म हो जाएगा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधायक दल के नेता सदानंद सिंह और अभियान समिति के अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोर्ट में शपथ पत्र देकर बोले पप्पू यादव, 3 साल में वादा पूरा नहीं किया तो इस्तीफा दूंगा। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके पहले अलग अलग दलों के नेता अपने अपने वादे करने लगे हैं। कई नेताओं ने पिछले चुनाव में भी कुछ वादे किए थे, कुछ पूरे हुए, कुछ अभी भी बाकी हैं। इस बीच जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने ऐसा काम कर दिया जो हैरान करने वाला है। पप्पू यादव ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा है कि अगर 3 साल में अपने वादे पूरे नहीं किए तो अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। जाप के आला कमान पप्पू यादव ने मीडिया को बताया कि कोर्ट में दिए गए शपथ पत्र में उन्होंने लिखा है यदि पार्टी समय सीमा के अंदर अपने किए गए सभी वादे को पूरा नहीं कर पाती है तो वे पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने अपने वादों को पूरा करने के लिए 3 साल की समय सीमा तय की है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की जनता उन नेताओं को सबक सिखाएगी जो चुनाव से पहले वादा तो करते हैं लेकिन उन्हें जीतने के बाद पूरा नहीं करते। उनकी जन अधिकार पार्टी इस बार पूरे दमखम से मैदान में उतरेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार जनता उनका साथ जरूर देगी। इसी बीच पप्पू यादव ने हिंदी के प्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली की बेटी सविता सिंह नेपाली को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई। पप्पू यादव ने कहा कि उनकी पार्टी हर मुसीबत में जनता के साथ रही है, आगे भी रहेगी। कितनी भी विकट स्थिति रही हो, हमारी पार्टी लोगों के साथ खड़ी रही है। पप्पू यादव ने कहा कि मैं, हमारी पार्टी और उसके कार्यकर्ता हमेशा लोगों के लिए सड़कों पर तैयार खड़े रहे हैं। पटना का जल जमाव हो, मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार, बाढ़ हो या कोरोना, हमारे कार्यकर्ता हमेशा जन सेवा में लगे रहते हैं। इसीलिए ही हमारी पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। इस मौके राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन, पप्पू, राघवेंद्र सिंह कुशवाहा और अवधेश लालू उपस्थित थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जब एंकर ने भाजपा प्रवक्ता को सुनवाया अरुण जेटली का पुराना बयान, शाहनवाज हुसैन की हुई बोलती बंद, हंसने लगे सभी पैनलिस्ट। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी नौकरी छोड़ दी है। उनके वीआरएस को बिहार और केंद्र सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वह अगले 2-3 दिनों में राजनीति में आने के बारे में फैसला ले सकते हैं। हालांकि पहले वे इस बारे में करीबियों से बात करेंगे। पांडे के इस फैसले पर राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मची है, जहाँ कई
कई लोगों ने केंद्र सरकार की ओर से महज 24 घंटे में पांडे को वीआरएस देने के फैसले पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं कुछ अन्य लोगों ने उनकी जेडीयू और भाजपा से करीबी पर निशाना साधा। ऐसे ही एक टीवी डिबेट में भी गुप्तेश्वर पांडे के राजनीतिक झुकाव पर चर्चा हुई। इसमें सभी पार्टी के प्रवक्ताओं ने भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन को घेर लिया। यहाँ तक कि शो के एंकर ने भी शाहनवाज को भाजपा के दिवंगत नेता अरुण जेटली का एक पुराना वीडियो दिखाया, जिस पर शाहनवाज हुसैन अवाक रह गए। जेटली के इस बयान को सुनने के बाद शो में मौजूद सभी पैनलिस्ट हंसने लगे। शो के एंकर ने जो वीडियो दिखाया उसमें अरुण जेटली संसद में खड़े होकर न्यायालय की निष्पक्षता पर बयान दे रहे थे। इसमें एक मौके पर जेटली कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली जॉब रिटायरमेंट के पहले के फैसलों को प्रभावित करती है। एंकर ने जेटली के इस बयान को गुप्तेश्वर पांडे के मामले से जोड़ते हुए भाजपा प्रवक्ता से जवाब मांगा। शाहनवाज हुसैन ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि परिस्थितियां बदल जाती हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या फैसला लिया है जिससे सत्ताधारी को प्रभावित करेगा या विपक्ष को ऐतराज होगा। हालांकि इस पर भी एंकर ने उन्हें घेर लिया और कहा कि क्या वो डीजीपी के तौर पर काम कर रहे थे पिछले 4-5 महीने से या नीतीश सरकार के प्रवक्ता के तौर पर। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।